Hi, this is Pooja Bedi, and I'd like to say that I'm deeply grateful to Harsh for his wonderful and courageous reporting and the fact that he always stands up for what he thinks is right. Thank you, Harsh, for all the support and all the love, and rock on. Everyone who's watching this, don't hesitate to press the like, share, subscribe button on his channel. नमस्कार दोस्तों, राज्यसभा चुनाव जो 19 जून को होने जा रहा है और ख़ास तौर से जो गुजरात स्टेट के लिए 4 सीटों का जो चुनाव होने जा रहा है वो बहुत ही दिलचस्प हो गया है। इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया था और 26 मार्च को ये चुनाव होना था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इसे कैंसिल कर दिया गया था और अब ये 19 जून को होने जा रहा है। और इस चुनाव में दोस्तों स्थिति ऐसी बन गई है कि जहां पहले ये लग रहा था कि 2-2 सीटें बीजेपी और कांग्रेस को मिल जाएंगी, अब साफ हो गया है कि बीजेपी 3 सीटें जीतने जा रही है। देखिए, गुजरात में जो 4 सीटों का राज्यसभा का चुनाव होने जा रहा है उसके लिए बीजेपी ने अभय भारद्वाज, बहुत चर्चित नाम है, गुजरात दंगों के जो दोषी लोग हैं उनके मुकदमे इन्होंने लड़े थे, और रामीलाबेन बारा और नरहरी अमीन ये 3 प्रत्याशी मैदान में उतारे हुए हैं। और कांग्रेस ने शक्ति सिंह गोहिल, भारत सिंह सोलंकी 2 प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। शक्ति सिंह गोहिल जो बिहार के प्रभारी भी हैं, और कांग्रेस को ये लग रहा था कि उसकी हैसियत सिर्फ 2 सीटें जीतने की है, इसलिए उसने 2 ही प्रत्याशी उतारे। लेकिन बीजेपी के मन में कहीं ना कहीं ये था कि हम 3 सीटें निकाल सकते हैं, इसलिए उन्होंने नरहरी अमीन के रूप में तीसरा प्रत्याशी मैदान में उतार दिया। और अब जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है 19 जून का, वैसे वैसे समीकरण बीजेपी के फेवर में बनते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए कैसे नज़र आ रहे हैं। अभी हाल ही में 2 दिन पहले बुधवार को 2 कांग्रेस के विधायकों अक्षय पटेल जो करजन विधानसभा सीट से विधायक हैं और जीतू चौधरी कपराड़ा विधानसभा सीट से एमएलए हैं, इन दोनों ने, कांग्रेस के एमएलए ने इस्तीफ़ा दे दिया है। और अब जो टोटल स्ट्रेंथ है गुजरात विधानसभा की वो 173 पर सिमट गई है। मैं आपको बताऊं कि जब 26 मार्च को चुनाव होना था उस समय भी 4 एमएलए कांग्रेस के पार्टी छोड़ गए थे, और कांग्रेस की स्थिति ये है कि अब कांग्रेस के पास केवल 66 एमएलए हैं, बीजेपी के पास 103 एमएलए हैं। और अगर बीजेपी को अपने तीनों प्रत्याशी जिताने हैं तो उन्हें 105 पहली प्रायोरिटी वाली वोट चाहिए, 105 पहली प्रायोरिटी वाली वोट चाहिए, तो उसके तीनों प्रत्याशी जीत जाएंगे। उसके पास 103 एमएलए अपने हैं ही, और इसके अलावा 1 एमएलए एनसीपी का जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है शंकर सिंह बघेला वाली, 1 एमएलए उसका उनके साथ आने जा रहा है। इसके अलावा 2 एमएलए भारतीय ट्राइबल पार्टी के हैं, इन्हें भी बीजेपी मान रही है कि वो उसकी तरफ आ जाएंगे, और इस तरीके से उसका समीकरण सेट हो गया है। ये जो एनसीपी वाला मामला है ये थोड़ा पेचीदा था। शंकर सिंह बघेला पुराने कांग्रेसी रहे हैं और हमेशा से नरेंद्र मोदी के विरोधी रहे हैं राजनीति में गुजरात की, और वो विरोध कर रहे थे जो कि एनसीपी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं शंकर सिंह बघेला, पहले मुख्यमंत्री भी रहे हैं गुजरात के। वो विरोध कर रहे थे कि भाई हम बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेंगे, हमारा जो एमएलए है वो बीजेपी के समर्थन में वोटिंग नहीं करेगा। लेकिन साहब उनके तो जो एमएलए हैं उनकी सेटिंग हो चुकी थी, उनके एमएलए हैं कंधाल जडेजा, और उनकी सेटिंग हो चुकी है बीजेपी से, और बीजेपी ने उन्हें एश्योरेंस कुछ ना कुछ दे ही दिया होगा, तभी वो तैयार हो गए हैं बीजेपी के समर्थन में वोटिंग के लिए। अब शंकर सिंह बघेला मान नहीं रहे थे, तो हुआ ये कि उन्हें ही पार्टी के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया, और बघेला की जगह बुजुर्ग नेता हैं जयंत पटेल पार्टी के, उन्हें पार्टी का नया चीफ बना दिया गया है। यानी कि शंकर सिंह बघेला को किनारे कर दिया गया बुजुर्ग वर्ग नेता को इस उम्र में आकर। हालांकि शंकर सिंह बघेला कह रहे हैं कि मैच फिक्सिंग हो रही है और प्रत्याशियों की खरीद फरोख्त हो रही है, सीबीआई, ईडी इनकी धमकी, पुलिस की धमकी देकर सबको डराया जा रहा है। लेकिन शंकर सिंह बघेला तो इतने पुराने नेता हैं, वो कैसे भूल गए कि राजनीति में तो ये सब चलता ही रहता है, और यही सब कुछ
हो रहा है। और फिलहाल स्थिति ये बन गई है कि कांग्रेस की स्थिति बहुत ही वीक है यहाँ पर, और मुझे लगता नहीं कि उनके दोनों प्रत्याशी जीत पाएंगे। शक्ति सिंह गोहिल जो है, उन्हें शायद जीतने की प्रायोरिटी रखे पार्टी, क्योंकि बिहार में चुनाव आ रहे हैं, बिहार के प्रभारी हैं, और अगर वो राज्यसभा सांसद बन जाएंगे तो थोड़ा सा वो तन मन धन से काम बिहार में कर पाएंगे। और भारत सिंह सोलंकी के आसार मुझे बहुत कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। और देखिए, गुजरात में जो कांग्रेस की स्थिति है वो पहले से ही बहुत ख़राब रही है। पिछले साल जुलाई में यहाँ चुनाव हुआ था, आपको बताऊं। स्मृति ईरानी और अमित शाह लोकसभा के लिए चुने गए थे, उनकी 2 सीटें खाली हुई थी, और उनकी सीट के लिए उन 2 सीटों के लिए चुनाव हुआ था, और उनमें से एक चुनाव था एस जयशंकर विदेश मंत्री का। उस समय बड़ी टफ कंडीशन थी और 2 सीटें जीतनी बड़ी मुश्किल नज़र आ रही थी, लेकिन बीजेपी ने सेटिंग की और कांग्रेस के एमएलए अल्पेश ठाकुर और धवल सिंह जाला ने क्रॉस वोटिंग कर दी थी, और बीजेपी ने ये दोनों सीटें जीत ली थी। तो बीजेपी गुजरात को लेकर बहुत ही फोकस्ड है, और उसके मन में ये साफ है कि वो सीटें जिस तरह भी चाहे निकाल सकती है। और हालांकि कांग्रेस इसकी आलोचना कर रही है। अहमद पटेल का ट्वीट में देख रहा था, अहमद पटेल ने कहा है कि भाई कोरोना पैंडेमिक चल रहा है और इस सब के बावजूद भी बीजेपी अपनी राजनीति में लगी हुई है। लेकिन अहमद पटेल साहब ये भूल गए हैं कि इस तरह की राजनीति तो हमेशा से होती रही है, कोई भी दौर रहा हो। राज्यसभा के चुनाव थोड़े ही कैंसिल होंगे, राज्यसभा के चुनाव तो होने ही हैं। अब अगर आपकी पार्टी उनसे नहीं जीत पा रही है, उनकी स्ट्रेटजी आपकी कामयाब नहीं हो पा रही है, तो आप क्या कर सकते हैं। फिलहाल स्थिति ये है कि 19 जून को गुजरात की 4 सीटों के लिए जो चुनाव होने जा रहा है, उनमें से 3 बीजेपी के जीतने के पूरे चांस बन गए हैं। कांग्रेस मुश्किल से 1 सीट जीत पाएगी, और यहाँ पर एक प्रत्याशी को 35 वोट चाहिए, यानी कि 35 फर्स्ट प्रायोरिटी की वोट चाहिए 1 सीट निकालने के लिए। और कांग्रेस के 66 एमएलए हैं, 35 दूनी 70, तो 70 वोट उनके मिलने मुश्किल है। तो इस लिहाज से मुझे साफ नज़र आ रहा है कि बीजेपी गुजरात की 4 में से 3 सीटें जीतने जा रही है। इस राज्यसभा चुनाव के बारे में और बात करते रहेंगे। अभी जल्द ही कर्नाटक के चुनाव के बारे में वीडियो में ला रहा हूँ, देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल हर्ष की बात लाइव सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करें।